हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम लोग ये जो वीडियो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे बना रहे हैं। हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर पहले ही पार्ट 1 बना लिया है और पार्ट 1 में हमने पूरे स्टैंडर्ड की थ्योरी और उसकी एक्सप्लेनेशन को खत्म किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल रेकमेंड कि आप पार्ट 1 पहले देख लें, क्योंकि पार्ट 2 में जब हम सम सॉल्विंग करेंगे तो आई विल अज्यूम कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। हम लोग हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जहां पर पार्ट 1 में उस स्टैंडर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन थ्योरी होता है और पार्ट 2 में सम्स होता है। तो प्लीज आई विल रिकमेंड पहले पार्ट 1 देखें, उसकी थ्योरी को समझें, उसके रूल्स को समझें और उसी के बाद पार्ट 2 देखें। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बिकॉज जैसे मैंने पार्ट 1 में भी कहा, ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑलमोस्ट सभी एंटिटीज को एप्लीकेबल है। सो बीट आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट में काम करेंगे, ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी ही ज्यादा है। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो चलिए लेट अस स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी हैं और याद रखें कि हम इसके सम सॉल्व कर रहे हैं ये पार्ट में, तो आपके पास भी एक कैलसी, आपकी स्टेशनरी, आपका बुक रहना चाहिए। इवन दो स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आएगा, बट इट इज स्टिल रिकमेंडेड कि आंसर आने से पहले आप भी अपने बुक्स में थोड़ा सा वर्किंग कर लें या खुद भी आंसर देने का ट्राई करें। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा बट इट मेक सेंस कि हम लोग पहले खुद आंसर को डिस्कस करें और फिर एक्चुअल में क्या आंसर है उसको देखें। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ूं आगे? चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सो कैन पीटी लिमिटेड, अ कंपनी जिसको अपना फिनिश स्टॉक वैल्यू करना है, वो कह रहा है क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूं? क्या इंक्लूड करना है उसको? इंटरेस्ट इंक्लूड कर सकता हूं क्या एज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? बिकॉज मैंने ये जो ओवरड्राफ्ट है वो खास ये इन्वेंट्री के लिए ही लिया था। बताइए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है मुझे मेरे स्टॉक को वैल्यू करना है और अगर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो क्या मैं मेरे स्टॉक वैल्यूएशन में इंटरेस्ट को कंसिडर कर सकता हूं? सोचिए, क्या इंटरेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में आता है क्या? आता है क्या? बताइए। यस, सो द करेक्ट आंसर इज नहीं आता। इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। और आपको अगर याद होगा, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वो तभी आता है जब सिर्फ टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन। तो देखिए सोल्यूशन में क्या कहा है। सोल्यूशन में कहा गया है कि एज पर AS2 हर वो कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए जो इन्वेंट्री को अपने प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन पर लाने में मदद करे। लेकिन इन दिस केस इंटरेस्ट जो आप ओवरड्राफ्ट पर भर रहे हो डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, बिकॉज इन्वेंट्री तो पहले से आपके फैक्ट्री में आई है, आप बस लोन भरे जा रहे हो, उस पर इंटरेस्ट भरे जा रहे हो। तो इंटरेस्ट यहां पर कॉस्ट में आना इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। याद रखना है, इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरेस्ट को हम हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में कंसिडर नहीं कर सकते। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ू आगे। सेकंड, अब यहां पर बोला है ग्रो मोर अ होलसेल इन एग्रो प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को NRV पे वैल्यू करता हूं, क्योंकि उसका कहना है कि AS2 तो उसे लागू ही नहीं होता। अब बताइए क्या ये सही है या नहीं? एक होलसेलर है जो एग्रो प्रोडक्ट्स बेचता है और वो कहता है कि मैं तो मेरी इन्वेंट्री को NRV पे बता दूंगा बिकॉज मुझे AS2 लागू नहीं होता। अब आपको पॉइंट याद आ रहा है, ये मूर्ख इंसान
कैन आई से इट इज प्रोड्यूसर्स जिन्हें AS2 लागू नहीं होता, लेकिन कैन आई से होलसेलर हो या रिटेलर हो उससे तो AS2 लागू होगा ही होगा। तो इधर एग्रो प्रोडक्ट्स है लेकिन यहां पर प्रोड्यूसर्स है कि होलसेलर है, होलसेलर, तो क्या उसे AS2 लागू होगा? हाँ, AS2 विल अप्लाई, और जब AS2 अप्लाई होगा तो हम NRV पे बताएंगे या हमारा जो AS2 कहता है उसके हिसाब से बताएंगे? किसके हिसाब से बताएंगे? यस, AS2 के हिसाब से। और AS2 क्या कहता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमें कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से बताना है, ना कि NRV पे, बिकॉज यहां पर वो होलसेलर है, प्रोड्यूसर नहीं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अगर आपको चाहिए तो हम सोल्यूशन एक बार देख लेंगे। क्या कहता है सोल्यूशन, जरा ध्यान से देखना। सोल्यूशन कहता है कि AS2 does not apply to the producers but it applies to traders, hence AS2 will apply and it will be lower of cost or NRV whichever is lower. Clear? Sure about this? पक्का? अच्छी तरह से समझ में आया आपको? ये दो क्वेश्चंस क्लियर हैं? चलिए थर्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है एज एन ऑडिटर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कुछ इन्वेंट्रीज ऑफ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ आइटम्स है जो इंक्लूड किया है, वो ऐसे पार्ट्स हैं जो कब के रिमूव हो चुके हैं, वो भी 5 साल पहले, और आज भी उसको कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है। थोड़ा समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो आपकी प्रोडक्शन लाइन से 5 साल पहले ही निकाल दिए गए हैं, कब का ऑब्सोल्यूट हो चुका है वो, और आप हैं कि अपनी इन्वेंट्री के अंदर ऐसे आइटम्स को आज भी कॉस्ट पे बता रहे हो। अब मेरे को बताइए गाइस, जो चीज पार्शली या फुल्ली ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बाहर चला गया है, 5 साल हो गए हम उसे यूज नहीं करते, क्या हमने उसे कॉस्ट पे बताना चाहिए या उसको NRV पर बताना चाहिए? कॉमन सेंस उसका NRV आज बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा? सही है एवरीबॉडी? तो एज एन ऑडिटर आपको क्या लगता है, ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? यस, वो कर रहे हैं गलत। तो सही क्या है? सही तो क्वेश्चन कहता है अगर आपको लगे कि कोई ऐसी इन्वेंट्री जो अब रिकवर नहीं हो पाएगी, डैमेज हो गई है या पार्शियली ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, तो उसकी सेलिंग प्राइस तो गिरनी है। तो आपको एग्जामिन करना है कि ऐसी चीज का क्या NRV होगा। आप क्या एडवाइस करेंगे? ऐसी आइटम्स जो विड्रॉ हो चुकी है 5 साल पहले, आज भी आप उसको क्या कर रहे हो? इंक्लूड कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये सही है या गलत है? गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? राइट डाउन करना चाहिए। किस पे राइट डाउन करना चाहिए? हमें राइट डाउन करना चाहिए NRV पर, बिकॉज अब वो कॉस्ट तो कभी रिकवर होने वाली नहीं है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? ऐसी आइटम जो 5 साल पहले ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, आज भी आप उसको कॉस्ट पे बता रहे हो, बिल्कुल गलत है। आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को भी बहुत हाई वैल्यू पे बता रहे हो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू पे रहेगा तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो बहुत ओवर स्टेटेड दिख रहा है। रूल कहता है आज की NRV निकालनी चाहिए और उसे NRV पर बताना चाहिए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी पूरा समझ रहा है? आई होप आपके पास शीट है सामने ये क्वेश्चंस की, और आप जहां जहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, पॉइंट्स को फोकस कर रहा हूं, वो आपने भी करना चाहिए।
बैचेस में जब हम क्लास में लेक्चर्स लेते हैं तो स्टूडेंट अपना चार्ट में मेंशन कर देता है, मतलब चार्ट में तो हमने हर कॉन्सेप्ट सीखा है, तो क्या करना होता है, ये क्वेश्चन हमारे चार्ट के कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, हम चार्ट में जाकर वहां पर उस क्वेश्चन नंबर को पुट कर देता है। जैसे पहला क्वेश्चन था इंटरेस्ट पर, तो आपके चार्ट में इंटरेस्ट के बारे में था, वहां पर उसके बाजू में जाकर लिख देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1। मतलब आप जब भी चार्ट को रिवाइज करोगे पार्ट 1 में जो हमने देखा, और आपको कोई भी पॉइंट पर कोई क्वेश्चन देखना हो, तो आपके वहां पर चार्ट में क्लियर लिखा होगा कि ये पॉइंट को समझना है तो ये क्वेश्चन पर चले जाना है। क्लियर है? पक्का? चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? अब क्वेश्चन 4 कहता है एक कंपनी है जो फैंसी टेरी टॉवल्स बेचती है और उसे अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो अब उसको अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए पागल क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यूएशन में प्रॉफिट और वेरियस इंसेंटिव्स को इंक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहा है, प्रॉफिट पार्ट को भी इंक्लूड कर रहा है और कैश इंसेंटिव्स उसको जो भी मिले होंगे वो भी वो उसमें इंक्लूड कर रहा है। अब firm contracts have been received and goods were packed for export, but the ownership in goods have not been transferred to foreign buyers. Ownership अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, इसका मतलब तो ये हमारा ही स्टॉक है, राइट? अब हमें स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है, तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है क्या स्टॉक वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ है क्या? 100% गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है गाइस? क्या हम स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर बताते हैं कि इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट और इंसेंटिव्स बताते हैं? बताइए। यस, 100%। तो गलत किया इन्होंने, प्रॉफिट भी इंक्लूड किया है, एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स भी इंक्लूड किया है। यहां पर क्वेश्चन क्लियर कहता है कि यू शुड वैल्यू इट एट कॉस्ट एज इट इज लोअर देन द एनआरवी because you are including profit and export cash incentives. You should not include profits and export cash incentives. They should never be considered while valuing your stock. Clear है? पक्का? Sure about this? तो कंपनी का जो पॉलिसी है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो हम क्या कमेंट करेंगे कि कंपनी की पॉलिसी वैल्यूएशन की गलत है, सही नहीं है। Sure about this? नेक्स्ट, अब ये वाला पार्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। ये कहता है कि एक कंपनी है जिसने 400 रुपए में रॉ मटेरियल खरीदा है। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल, मतलब समझ गए कि वो रॉ मटेरियल नहीं बेचती, वो रॉ मटेरियल को किस चीज के लिए यूज करती है? अपने एफजी को बनाने के लिए यूज करती है, राइट? नाउ द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड, ओके, ध्यान से देखिए, आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में जाएगा, उस फिनिश गुड्स के अंदर, वो जो फिनिश गुड्स जब बिकेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से नीचे रहने वाली है। ओके, कंपनी कह रहा है हमारे पास 10,000 किलो का रॉ मटेरियल है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें तो नहीं समझ रहा रॉ मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करें, बट क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 300 रुपीज है। तो अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या हमने ये पार्ट 1 में कितना इनडेप्थ देखा? 10 मिनट देखा। याद है आपको कि अगर एक ऐसा फिनिश गुड्स समझ लीजिए जिसकी कॉस्ट है 200, अब याद है मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, एक तो वो 200 में बिक सकता है, 220 में बिक सकता है, या 190 में बिक सकता है, राइट? हमने तीनों केसेस लिए थे। आपने पार्ट 1 अच्छी तरह से देखना चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूं। अगर आपने 200 या 220 में बेचा है, इसका मतलब क्या? इस सिनेरियो में इट इज द फिनिश गुड्स इज एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट। तो ऐसे सिनेरियो में रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। क्या कॉस्ट है? 400 रुपया किलो, राइट? लेकिन ये वाला सिनेरियो है जहां पर वो अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा। कॉस्ट है 200 लेकिन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 190। तो ऐसे वक्त पर हमने क्या बोला था? ऐसे वक्त पे बोला था कि रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट वैल्यू विच इज 300 रुपीज किलो। क्लियर है?
तो इस केस में हम 400 रुपए पर बताएंगे या 300 पर? यस, वेरी गुड, हम उसको बताएंगे 300 रुपए पर किलो, बिकॉज ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज होने वाला है वो फिनिश गुड्स अपनी सेलिंग प्राइस को रिकवर नहीं कर सकने वाला। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो आप सोल्यूशन में भी अगर आप देखेंगे पीछे, अगर मैं फटाक से बता दूं आपको, बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 lakhs हो गया 10,000 इंटू 300 रुपीज। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? मैंने आपको वैसे भी सॉल्व करके बता दिया पूरा, बट मैंने आपको पीछे बैकग्राउंड में बता दिया उसका सोल्यूशन, ध्यान से वगैरह देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि क्या इन्वेंट्री को कॉस्ट के ऊपर वैल्यू कर सकता है? अब बताइए, कोई भी बोल देगा, तो करेक्ट आंसर इज नो। द आंसर इज नेगेटिव। इट शुड बी, एक्सक्लूजन्स कैन बी गिवन फॉर ऑब्वियसली प्लांट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली रूल सेज एज पर AS2 इट शुड बी कॉस्ट और NRV whichever is lower। आप उसको कभी भी कॉस्ट से ज्यादा नहीं बता सकते। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? द आंसर इज नेगेटिव। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके करंट असेट्स में एक इन्वेंट्री है 20 करोड़ की, ठीक है। A part of that inventory manufactured for export now had to be sold at a discounted price offshore due to moisture content present at the time of delivery। लेकिन आप उसे अभी भी 20 करोड़ पर ही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो गाइस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी इन्वेंट्री थी जिसकी वैल्यू थी 20 करोड़, लेकिन उसके मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया होगा, तो आपको जबरन उसे ऑफशोर, मतलब आप नहीं एक्सपोर्ट कर पाए, आपको यहीं पर उसे कम दाम में, डिस्काउंटेड भाव में निकालना पड़ा या निकालना पड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आप अभी भी उस इन्वेंट्री को 20 करोड़ पर ही बता रहे हो। अब बताइए ये सही है या गलत है? यस, गलत है। क्यों? बिकॉज आप समझ गए होंगे कि अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है और क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि डिस्काउंट पर अब बेचना पड़ेगा, तो हम सिर्फ कॉस्ट कैसे कंसिडर कर सकते हैं? हमें कॉस्ट के साथ साथ क्या कंसिडर करना पड़ेगा? NRV। हो सकता है जब हम उसे डिस्काउंट पर बेचें तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम आए। यस और नो? तो हमें पहले उसकी NRV निकालनी पड़ेगी और फिर हम कॉस्ट और NRV को कंपेयर कर डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सी वैल्यू पे रखना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है इट शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इसको आप चेक करना है, एस्टिमेटेड NRV पर बताना है, और अगर वो उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर आप कॉस्ट पे उसको बता सकते हो। लेकिन आप अब्रप्टली डायरेक्ट कॉस्ट पे बताओगे तो नहीं चलेगा। AS2 कहता है कॉस्ट भी निकालना है, NRV भी निकालना है, और इस क्वेश्चन में तो क्लियर एविडेंस दिख रहा है कि हो सकता है NRV जो है वो कम आएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कहता है एक प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल वेस्ट 5% होता है और 5000 टन्स आपने इनपुट किया है, जिसमें 300 का लॉस हुआ है, और आपका 1 टन का कॉस्ट है 1000 रुपए, और वेस्ट से हमें निल वैल्यू आ रही है, स्क्रैप से हमें कुछ पैसा नहीं आता। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? दैट इज द क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है। अब बताइए पहले तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? देखिए पूरा सम सॉल्व करके देता हूं मैं। आपका टोटल कॉस्ट है 5000 टन्स into 1000 which comes to 50 lakhs, बराबर। लेकिन हम इसे डिवाइड बाय किससे करेंगे? आपको अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में पता है तो हम ऐसा करते थे
कि लॉस इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट। आपका इनपुट है 5000 और क्वेश्चन में देखिए यहां पर लिखा है 300 का वेस्ट हो गया, तो आउटपुट होगा 4700 विच गिव्स यू अ लॉस ऑफ 300। लेकिन यहां पर बोला है कि नॉर्मल वेस्ट तो 5% है, तो 5000 का 5% कितना होता है 250। इसका मतलब नॉर्मल लॉस तो 250 था, लेकिन आपका जबकि टोटल लॉस 300 है, तो एबनॉर्मल लॉस इज 50। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो अब क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको मालूम है अपन कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी किया है। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 50 lakhs। क्या हमें यूनिट्स बेचकर कोई पैसे आ रहे हैं? नहीं। अपॉन 5000 माइनस 250। हम सिर्फ 250 ही करते हैं क्योंकि नीचे नॉर्मल लॉस का ही लिया जाता है, टोटल लॉस जो है वो नहीं लिया जाता। सही है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो क्या आंसर आ रहा है अपने कैलसी पे करके देखिए। व्हाट इज द आंसर कमिंग? सो द आंसर इज 1052.63। श्योर अबाउट दिस? पक्का? इससे आपको क्या समझ में आया कि आपके जो गुड यूनिट्स हैं वो पूरी कॉस्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब नॉर्मल यूनिट्स जो लॉस हो गए उसकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट जो एबनॉर्मल यूनिट्स हैं 50, वो कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो कॉस्ट जो है वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगी। सो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, 1052.63। इट इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सम। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी। किसी ने पूछ लिया कि मुझे एबनॉर्मल लॉस बताओ कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो एबनॉर्मल लॉस क्या रहेगा, 50 यूनिट इनटू एक यूनिट की क्या कॉस्ट है 1052.63। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका एबनॉर्मल लॉस है और वो आपका जाएगा पीएनएल में। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ पॉज, बिकॉज बुक में जो सोल्यूशन है अननेसेसरली बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज्यादा अननेसेसरली टेबल वेबल अननेसेसरली बना के बैठे हैं। बाकी आंसर सेम ही है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये भी कॉपी कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं अपना शीट का अच्छा है, वो जो आपने दिया है वो भी हमें समझ रहा है, तो वो भी कर सकते हो, आपका कॉल है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि you have been appointed as a statutory auditor of the company engaged in the manufacture of chemicals। अब क्वेश्चन देखिए कितना स्टूपिड है। मैनेजमेंट कहता है कि WIP की वैल्यू नहीं हो रही है बिकॉज वो डिफिकल्ट है और उसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस है, और वैसे भी हमारे पास ओपनिंग WIP भी है और क्लोजिंग WIP भी है और वो मोर और लेस सेम ही होता है। तो एडवाइस करो, हम नई वैल्यू करेंगे तो चलेगा क्या? आप बताइए, ऐसा चलता है क्या? मतलब आप जिसका ऑडिट कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट कह रहा है कि मेरे ना ओपनिंग में भी WIP है और क्लोजिंग में भी WIP है, तो क्या वैल्यू करना, मोर और लेस तो सेम ही रहता, जाने दो, वैल्यू नहीं करते। चलता क्या ऐसा? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? AS2 में क्या बोला है? AS2 में बोला है कि इन्वेंट्री के डेफिनेशन में रॉ मटेरियल भी आता है, WIP भी आता है और FG भी आता है। तो अगर ये तीनों आता है और AS2 ने बोला है कि आपको कॉस्ट और एनआर भी करना है तो करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। रूल कहता है अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन कहता है आप एक्सपर्ट को बुलाइए, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। बट आप ऐसा कहेंगे कि नहीं होगा और मोर और लेस सेम ही है तो क्या करना इज रॉन्ग। सो इफ यू सी द सोल्यूशन, क्या कह रहा है सोल्यूशन? तो सोल्यूशन कह रहा है कि AS2 के अंदर WIP भी आता है एंड देयरफॉर अगर आपको लगता है कि आपसे वैल्यूएशन नहीं हो रहा तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए, बट वैल्यू तो होगा कॉस्ट और एक्सपेक्टेड NRV विच एवर इज लोअर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का?
एवरीबडी बढ़ जाओ आगे, चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। अब ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट लिमिटेड सेल्स बियर टू कस्टमर्स, और कस्टमर्स जो है वो बियर को कंज्यूम कर कर वहीं छोड़ देते हैं, बॉटल जो है वो वहीं रखकर चले जाते हैं। देखिए, कंज्यूमर्स लीव द एम्प्टी बॉटल्स इन द बार। अब कंपनी क्या करती है, उसका पोजीशन ले लेती है, कंपनी बॉटल्स को उठा लेती है। कंपनी का उस बॉटल्स के प्रति इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है, अकाउंटिंग करती है कंपनी, और टेंडर्स बुलाकर बाद में चाहिए तो बेचती है। आइडिया आ गई क्वेश्चन की। कंपनी बियर बेचती है कस्टमर्स को, कस्टमर्स बियर पीकर वहीं बॉटल छोड़ देते हैं। कंपनी इनफैक्ट वो बॉटल्स को उठाती है, उसकी अकाउंटिंग होती है, उसकी एक प्रोसीजर सेट कर रखी है उन्होंने, कंपनी अपने पोजीशन में लेती है, और बाद में एम्प्टी बॉटल्स को कंपनी टेंडर्स बुलाकर बेचती भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो एम्प्टी बॉटल्स है, क्या ये कंपनी की असेट है या नहीं है? तो ऑब्वियसली गाइज द करेक्ट आंसर इज यस, ये कंपनी की असेट है। क्यों असेट है आप समझ गए होंगे, बिकॉज ये बॉटल्स के लिए कंपनी के पास पूरी प्रोसीजर सेटअप करी है। कंपनी उसे फेंकती नहीं है, बल्कि अपने पोजीशन में लेकर उसका एक इंटरनल प्रोसीजर सेटअप कर रखा है उन्होंने, उसकी अकाउंटिंग होती है, और बाद में वो उससे रेवेन्यू भी जनरेट करती है। तो अगर हमें पहला क्वेश्चन का जवाब देना हो कि क्या एम्प्टी बॉटल्स कंपनी के लिए एसेट है, तो हम कहेंगे हाँ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, क्या ये बॉटल्स को हमें इन्वेंट्री मानना चाहिए एज पर AS2, या हम उसे स्क्रैप कंसिडर कर कर अदर इनकम बता दें? देखिए, क्वेश्चन 2 में उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला वो कह रहा है कि हम इन बॉटल्स को इन्वेंट्री मान लें और AS2 के हिसाब से उन्हें वैल्यू करें, या तो हम उसे भंगार स्क्रैप समझ लें और उसे अदर इनकम में बता दें जब भी हम उसे बेचेंगे। तो हम क्या करें? तो गाइस द करेक्ट आंसर इज यस, यू आर राइट, हमें इन बॉटल्स को इन्वेंट्री मानना होगा और हम इसे AS2 के हिसाब से बताएंगे। अब मुझे बताइए, कौन बता सकता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे? इसीलिए हम इसको ऐसा करेंगे बिकॉज गाइस, अगर आपको याद होगा पार्ट 1 में, पैकेजिंग मटेरियल, यस, द बियर बॉटल helps the particular bar, that night limited company, to sell its product to the consumers. और हमने AS2 में देखा था कि any packaging material which helps the company to sell its product to the consumer will also be considered as an inventory as per AS2. यहां पर वो बॉटल्स बियर बेचने के लिए हेल्प कर रहा है, और इसीलिए ये बॉटल्स असेट तो है ही, जो हमने क्वेश्चन 1 में कहा, लेकिन क्वेश्चन 2 में असेट के अंदर वी विल कंसिडर इट एज एन इन्वेंट्री। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? थर्ड क्वेश्चन कहता है, द आंसर टू अबव इज पॉजिटिव। तो क्या हमने एम्प्टी बॉटल्स को उसके NRV पर बताना चाहिए, या हमने कोई सस्पेंस अकाउंट्स बता देना चाहिए लाइबिलिटी साइड में? बिकॉज कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बॉटल तो निल है। मतलब कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बॉटल क्यों निल है? बिकॉज कस्टमर उसे पीकर वहीं छोड़ देता है, तो कंपनी को तो वो फुकट में मिल रहा है। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द ट्रीटमेंट। Now you know in accounts, whenever we receive something for free, we record it at a nominal value, 1 rupee, 10 rupee, right? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम इस बॉटल को नॉमिनल वैल्यू 1 रुपी पर बताएंगे। मतलब हमने इसको हमारी बैलेंस शीट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जबकि हमें वो फ्री में मिला है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे 1 रुपी नॉमिनल वैल्यू। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में हमने जब जहां जहां भी लिखा है उसको सब बराबर से समझा है। आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज।
और मैंने जो भी अंडरलाइन किया है, आप अगर वो येलो में उतना भी पढ़ लें तो भी आपको पूरे तीनों आंसर्स मिल जाएंगे कि सोल्यूशन 1 में उसको, जबकि उसकी एक प्रोसीजर है, टेंडर्स बुलाया जाता है, तो ऑब्वियसली बॉटल इज एन असेट। सेकंड में उसे इन्वेंट्री क्यों माना जा रहा है? बिकॉज इट्स अ प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ बियर, या इट हेल्प्स द कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट। और थर्ड, जबकि उसको बिना कोई कॉस्ट इंकर किया मिल रहा है तो हमने उसको नॉमिनल 1 रुपी पे बताना चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 वाज अ सॉल्विंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि अनिल फार्मा ऑर्डर्ड 16,000 किलोज एट 160 और परचेज प्राइस में एक टैक्स लगा है 10 रुपीज, जिसका हम क्रेडिट भी लेंगे। फ्रेट है 140 160, नॉर्मल लॉस इज 2%, और कंपनी को एक्चुअली मिला है 15,500 और उसने कंज्यूम कर दिया 13,600। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इन्वेंट्री की वैल्यू भी बतानी है और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी बतानी है। नाउ इट्स अ सॉल्विंग क्वेश्चन। आई होप आपके पास कैलसी पेन है। अब मेरे को पहले बताइए, आपने 16,000 किलो मंगाए, राइट? कितने में? 160 में। क्वेश्चन कहता है उसके अंदर 10 रुपया टैक्स है जिसका आप क्रेडिट भी लेने वाले हो। तो पहले मेरे को बताइए कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 16,000 किलोज को 160 पे बताओगे या 150 पे बताओगे? यस, हम उसे बताएंगे 150 पर, क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था जब कभी भी आप कोई टैक्स का क्रेडिट ले लेते हो, आपको वो टैक्स को उसकी कॉस्ट में कंसिडर नहीं करना है, राइट? सो पहला तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया। कितना कॉस्ट हो गया भैया? 16,000 किलो इंटू 150, 160 नहीं 150, राइट? तो 16,000 किलो इंटू 150 कितना होता है? 24 lakhs, राइट? 24 lakhs is the cost of bringing those material. अच्छा, उसके अंदर आपको फ्रेट लगा तो हम वो फ्रेट भी ऐड कर देंगे। 140 160, तो 140 160 भी आपने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया आपके कैलसी पर भी? 25 40 160, राइट? अब आपको मालूम है क्वेश्चन में यहां पर बोला है कि नॉर्मल लॉसेस 2%। इसका मतलब 16,000 किलो में से 2% अगर गया तो कितना किलो आता है? 15,680 किलो, राइट? 15,680 किलो। तो अब अगर मुझे कॉस्ट पर किलो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यस, मैं करूंगा पहले तो मेरा 24 lakhs प्लस 140 160 विच वॉज कितना था? 25,40,160, और अब मैं उसको डिवाइड किससे करूंगा? 15,680 यूनिट्स। सो दिस कम्स टू 162 रुपीज पर किलो। श्योर अबाउट दिस? 162 रुपीज पर किलो आपका कॉस्ट पर यूनिट है। सबको समझा कैसे किया? पक्का? श्योर अबाउट दिस? अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ क्वेश्चन में यहां पर क्लियर बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15,500 ही मिला है, जिसमें से आपने 13,600 कंज्यूम कर लिया। वो ठीक है, पहले मेरे को ये बताइए हमें कितना मिलना चाहिए था? हमें इतना मिलना चाहिए था, राइट? 15,680 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना? सिर्फ इतना। इसका मतलब कहना है इसे जो डिफरेंस है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, राइट? जो डिफरेंस है कितना किलो आ रहा है? वो डिफरेंस कितना किलो आ रहा है? 180 किलो।
तो ये जो 180 किलो है ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है 180 किलो इंटू 162। अब 180 इंटू 162 जो भी आता है 29,160, तो उतना आपका एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अच्छा, अगर कोई हमें पूछता है क्लोजिंग स्टॉक, गाइज अब अगर आपका ये हो गया है स्क्रीनशॉट लेकर, आपको लगता है कि मुझे ये पूरा कॉपी करना है, तो आप पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आई विल रब दिस। अगर किसी ने पूछा आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आपको मालूम है कि आपके पास जो है 15,500 ही माल आया है, राइट, जिसमें से आपने 13,600 तो कंज्यूम कर लिया, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी कितना माल होगा? हाँ, आपके क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी कितना माल होगा? तो आपके पास अभी भी 1900 किलोज रहेगा। तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी? 1900 इंटू 162, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू रहेगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी कंफर्म? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, यहां पर पूरा सोल्यूशन है, मैंने पूरा सोल्यूशन खुद ही पहले सॉल्व कर लिया है, तो आप एक बार खुद भी अपने शीट्स में सोल्यूशन देख लेना। बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से है, बड़ा सिंपल तरीके से किया हुआ, मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्या आप एफजी की वैल्यू निकाल के दोगे? क्या पूछ रहा है वो? एफजी की वैल्यू निकाल कर दोगे, और उसके पास 2000 किलो है क्लोजिंग स्टॉक में। अब मटेरियल 100 रुपया, लेबर 20 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपया और फिक्स ओवरहेड आपको लगता है 10 लाख है, बट आपने सोचा था कि आप 1 लाख बनाओगे, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि मटेरियल आएगा, राइट, मटेरियल 100 रुपीज, परफेक्ट। एड लेबर 20, एड VOH 10, राइट, मटेरियल, लेबर और VOH ये तो सब ऐड होगा। अब जब हम फिक्स ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपने क्या सोचा था कितनी कॉस्ट होगी? 10 lakhs, और आप कितने यूनिट्स बनाओगे? 1 lakh। तो मतलब पर यूनिट आप कितना एब्जॉर्ब करने वाले थे? यस, 10 रुपीज। इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? आपकी इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू आ रही है 140, और आपके पास कितने किलो है? 2000। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी 2000 इंटू 140, विच विल बी 2,80,000। श्योर अबाउट दिस? पक्का? मैंने खास ये वाले पार्ट के लिए किया है ये क्वेश्चन कि फिक्स ओवरहेड जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो कैसे करते हैं। तो 10 लाख आपने सोचा था मेरा फिक्स कॉस्ट होगा, हमने कॉस्टिंग में देखा, और 1 लाख यूनिट्स बनेंगे, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 10 रुपए प्रति यूनिट आप चार्ज करेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहां पर मैंने सोल्यूशन पूरा बना के रखा है, तो आप उसको बाद में देख लेना, आपके बुक्स में है। और जो YouTube पर देख रहे हैं, जो हमारे क्लास से नहीं है, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट अथवा पॉज ले लें, पॉज कर लें, बट मैंने आपको वैसे भी पहले बता दिया है ना। चलिए, नाउ क्वेश्चन 13। Now question 13 says it is running a retail business of paint, okay, और ये फिगर्स आपको सब कॉस्ट पे दिए हैं और ये उसके MRP पर दिया हुआ है। रिटेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, MRP पर।
क्वेश्चन कहता है इस बार आपको इवैल्यूएशन करना है यूजिंग रिटेल मेथड, यूजिंग रिटेल मेथड। अब मेरे को ये बताइए, वेरी सिंपल, हमने पार्ट 1 में देखा था, क्या हम रिटेल मेथड यूज कर सकते हैं? क्या 100% रिटेल मेथड यूज किया जा सकता है, बराबर। अब हमारा AS2 क्या कहता है? हमें AS2 क्यों चाहिए होता है? हमें AS2 से क्या मिलता है? हमें AS2 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, राइट? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर है। अब हमारे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 40,000, लेकिन वो तो MRP पर है, राइट? वो तो MRP पर है। हम क्या क्लोजिंग स्टॉक को MRP पे बताते हैं या कॉस्ट पे बताते हैं? कॉस्ट पे बताते हैं, सही है। तो बहुत सिंपल है, अब मुझे कहना है इससे इस 40,000 की कॉस्ट निकालनी है, यस और नो? 40,000 तो MRP है, मुझे 40,000 की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। तो बड़े ही ध्यान से देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। अब ये है आपका टोटल पेंट अवेलेबल फॉर सेल, और ये है ये दोनों का प्लस, यस और नो? दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री एंड दिस इज करंट ईयर, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज करंट ईयर। तो ओपनिंग प्लस करंट ईयर इज टोटल पेंट अवेलेबल फॉर सेल। क्या आप दिख रहा है आपको? 20,000 प्लस 1 लाख 1,20,000, एंड वहां पर ठीक उसी तरह से 30,000 प्लस 1,70,000 2 लाख, राइट? ओपनिंग प्लस करंट ईयर इज गिविंग यू टोटल पेंट अवेलेबल फॉर सेल। तो अब क्या हम आराम से कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, और हम क्या बोलेंगे? अगर 1,20,000 जिसकी कॉस्ट है उसकी सेलिंग प्राइस 2 लाख है, तो 40,000 का माल जिसकी सेलिंग प्राइस 40,000 है उसका कॉस्ट कितना? खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। और आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 24,000। क्लियर? मैंने क्या किया आपको समझा? बहुत सिंपल तरीके से खत्म कर दिया मैंने। आप सोल्यूशन देखेंगे अननेसेसरीली, आपको सोल्यूशन भी बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने जैसा किया है वो भी बता देंगे। दे ट्राई टू कैलकुलेट द जीपी रेशो, और फिर वो सेलिंग प्राइस में से जीपी रेशो निकाल लेस करेंगे और फिर आपको आंसर आएगा। आप वैसा करिए, या तो जैसे मैंने सामने किया वैसा भी कर लेंगे, फटाक से हो जाएगा। तो जिसकी कॉस्ट 1,20,000 है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 2 लाख है और उसी 2 लाख में 40,000 का माल हमारे पास है, तो उसकी कॉस्ट कितनी? आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आप देख लेंगे, आपको चाहिए तो आप सोल्यूशन भी देख लीजिए। यहां पर उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने यहां पर पहले अपना जीपी रेशो निकाला, ये देख सकते हैं, और अब फिर 40,000 में से उसे निकाला तो आपको अपनी कॉस्ट मिल गई 24,000। या तो मैंने जो रेट से किया है वैसा भी कर सकते हैं, आइदर वेज व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू, यू शुड डू दैट। ओके, श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? बढ़ जाऊं आगे, चलिए। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14, अब क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है कि हमारे पास 5,000 एसीज हैं जिनकी कॉस्ट है 10,000, ठीक है? अब देयर इज अ फर्म कमिटमेंट ऑफ सेल ऑफ 1,000 एसीज, मतलब 1,000 एसी का तो ऑर्डर आ गया, कमिट हो गया है, और वो तो 15,000 में बिक रहा है, ये कंफर्म है। लेकिन ऐसे तो जनरली अब एसी का भाव 9,500 हो गया है। तो क्वेश्चन कहता है अब वैल्यू करो। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, छोटा सा है लेकिन मस्त है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 5,000 एसी हैं और हर एसी की कॉस्ट कितनी है? 10,000। 1,000 एसी तो बिकने का ऑर्डर है आपके पास, 15,000 में आप बेच रहे हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली अब एसी का भाव 9,500 हो चुका है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। आपके पास 5,000 एसी है, राइट? जिसमें से
1000 एसी तो बिकने ही वाला है, आपके पास ऑर्डर है, और कैन आई से वो 15,000 में बिक रहा है, विच इज मोर देन द कॉस्ट, विच इज मोर देन योर कॉस्ट। तो कैन आई से बिना डरे हम ये 1000 एसी को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि है 10,000। यस और नो, विच इज 10,000। लेकिन जो बाकी के 4,000 एसी है, क्या हमारे पास उसका ऑर्डर है? नहीं, हमें नहीं पता। और क्वेश्चन कह रहा है अब तो एसी का भाव 9,500 हो गया है, तो प्रूडेंस बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट क्या है? 10,000 और एनआरवी क्या है? 9,500। तो आप इन 4,000 एसी को कौन सी वैल्यू पे करेंगे? यस, इन्हें आप वैल्यू करेंगे 9,500। आ गया आंसर। मतलब 1000 एसी को 10,000 पर वैल्यू करोगे, और बचे हुए 4,000 एसी जिसका कोई फर्म ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 9,500 के ऊपर नहीं मिलेगा, तो हमने वो 4,000 एसी को 9,500 पर वैल्यू किया, और जो 1000 एसी है उसे 10,000 पर वैल्यू किया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? तो अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो एग्जैक्टली मैं तो हर सॉल्यूशन को बड़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको इंस्टीट्यूट की भी सॉल्यूशंस बता दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 1000 एसी को उन्होंने 10,000 के हिसाब से वैल्यू किया है, और 4,000 एसी को उन्होंने 9,500 की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू किया हुआ है। इस तरह से उनकी टोटल वैल्यू आ रही है 4,80,00,000। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ड्यूरिंग द ईयर अ मीडियम साइज कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को 5 लाख से गिरा दिया। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर अपनी इन्वेंट्री को 5 लाख से गिरा दिया, क्या उसका डिस्क्लोजर कंपलसरी है? क्या उसका डिस्क्लोजर कंपलसरी है? 5 लाख से उसकी वैल्यू गिराई है। तो गाइज आज हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं। मुझे बताइए इन्वेंट्री की वैल्यू हम कब निकालते हैं? थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये आपको सीए फाउंडेशन में भी शायद ना पता चली हो। हम इन्वेंट्री की वैल्यू कब निकालते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर, के ड्यूरिंग द ईयर हर बार निकालते रहते हैं बीच बीच में? कब निकालते हैं हम लोग? यस, एट द एंड ऑफ ईयर निकालते हैं, ड्यूरिंग द ईयर नहीं निकालते। राइट? 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है, हर दिन नहीं होती। हम हर दिन थोड़ी बैलेंस शीट बनाते बैठते हैं। तो सही से वैल्यूएशन कब होगी? लास्ट में होगी। गाइस AS2 का नाम क्या है? AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में कब हुआ है ये? ड्यूरिंग द ईयर। तो गाइस आज आपको बता दूं, जब ड्यूरिंग द ईयर होता है तो दो जो ट्रीटमेंट आपने की है वो बराबर है कि इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई तो आपने उसको गिरा दिया, लेकिन जो डिस्क्लोजर होता है वो डिस्क्लोजर आपको AS2 नहीं बल्कि AS5 बताता है या 5 कहता है। आपने जो किया वो AS2 के हिसाब से है, बट AS2 does not talk about during the year. AS2 talks about only closing stock. यहां पर जो आपने 5 लाख रुपए से वैल्यू घटाई है वो AS5 के हिसाब से है, AS2 के हिसाब से नहीं। याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है बट वर्थ इट है। AS2 only talks about closing stock. It does not talk about disclosures regarding write down of values during the year. It talks about end of the year. During the year if there is something extraordinary or ordinary exceptional things that happen, तो वो AS5 में जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब क्वेश्चन 16 क्या है गाइस? ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है? क्वेश्चन 16 कहता है कि हमने
550 कंप्यूटर्स बनाए और हम उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बता रहे हैं विच इज 1.8 lakhs पर कंप्यूटर। कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर उन्होंने कौन सी मेथड फॉलो करी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो करी है, राइट। और क्वेश्चन कहता है उसकी डिटेल कॉस्टिंग भी नीचे दी गई है, ये रही डब्बे में। तो क्वेश्चन कहता है आप बताओ सही से कॉस्ट क्या है। अब अगर आपने मेरा पार्ट 1 अच्छी तरह से देखा होगा तो गाइस हमने देखा है कि हम हमारे AS2 में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को तभी फॉलो कर सकते हैं जब आप कॉस्ट को निकाल ना सके, राइट। आप अब्रप्टली खुद ही नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ही फॉलो करना है। और यहां पर तो दिख रहा है कि दे हैव गिवन यू डिटेल कॉस्ट, आपको पूरा डिटेल कॉस्ट दे रखा है कि नहीं। अब जबकि उन्होंने डिटेल कॉस्ट दे रखा है तो क्या हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं? उन्होंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लिया 1.8 लाख रुपीस पर कंप्यूटर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज यहां पर एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। तो जरा हम एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं गाइस, थोड़ा देखिए अब ध्यान से। नाउ रॉ मटेरियल 400, लेबर 250, वेरिएबल ओवरहेड 150 एंड फिक्स ओवरहेड। गैस फिक्स ओवरहेड जरा ध्यान से देखिए, 290 लू क्या? ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्या? नहीं, तो मैं 290 लूंगा या 190? यस 190, तो यहां पर आ जाएगा 190। अब इसका टोटल कितना हो रहा है? 400 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 190, that is 990 lakhs is the total cost of how many computers? 550। तो पर कंप्यूटर कितना आता है? So 990 lakhs डिवाइड बाय 550 कितना आता? 1,80,000। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग दिस। अब काफी लोग बोल रहे हैं सर ये क्या हुआ, ये भी तो इधर 1.8 था। अब गाइस ये तो हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की मजा है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन ने आपको कैसे एड़ा बनाया? इंटेंशनली उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी 1.8 लाख रखा और जब आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाली तो वो भी 1.8 लाख ही थी। इसका मतलब कोइंसिडेंटली फ्लूक में आपने जो प्रति कंप्यूटर को 1.8 लाख पर वैल्यू किया वो सही था। क्यों? बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट पर कंप्यूटर भी 1,80,000 ही आई है। समझ में आया? श्योर अबाउट दिस? सच्ची में एवरीबडी? तो 1,80,000 पर कंप्यूटर इज द वैल्यू एज पर योर एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपका 1,80,000 ही आया है। मुझे बताइए अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट कुछ अलग होता तो हम वो वैल्यू पर बताते या 1,80,000 पर बताते? यस, हम वो अलग वैल्यू पर बताते, हम 1,80,000 पर नहीं बताते। श्योर अबाउट दिस? पक्का? और याद रखना यहां पर लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड जो कंपनी ने अडॉप्ट किया वो सही नहीं था, बिकॉज दे हैड द एक्चुअल डेटा, और जब एक्चुअल डेटा होता है तो उन्होंने एक्चुअल डेटा के हिसाब से ही कैलकुलेट करना चाहिए था। श्योर अबाउट दिस? पक्का? आपको चाहिए तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सो इफ यू कुड सी द सोल्यूशन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, और यहां पर उन्होंने भी क्लियर बताया ऐसा सब कि 990 lakhs हुआ है, डिवाइड बाय 550 1,80,000 आ रहा है। और यहाँ पर वो भी खुद कह रहे हैं कि ये तो अप्रोक्सीमेटली फ्लूक में हो गया कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम आ गया, वरना अगर अलग होता तो हमें वैसा ही करना पड़ता। और लास्ट में कंक्लूड किया है कि ऑब्वियसली बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड अडॉप्ट करना वाज नॉट राइट, जबकि आप एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते थे, आपने वो मेथड के हिसाब से करना
चाहिए था। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? चलिए बढ़ जाऊं आगे। श्योर अबाउट दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। अब यहां पर आपको 4 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं LMNP, और कितने यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस किए वो दिया हुआ है। व्हाट इज द प्राइस एट विच दे कैन बी सोल्ड एंड व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब ये चारों प्रोडक्ट्स का मिलकर कॉस्ट है आपका 571,200। क्वेश्चन कहता है 571,200 को बांटो। अब बताइए कैसे करेंगे गाइस? आपको याद है पार्ट 1 में हमने कैसे किया था? यस, पार्ट 1 में हमने ये बात करी थी कि जब आप जॉइंट कॉस्ट बांटना हो तो आपको हरेक का क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यस, और सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशो में आपको जॉइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा और फिर ही आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर सकते हो। तो अभी आप सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे निकालोगे? कहना है इसे आपके पास क्वांटिटी और प्राइस दोनों है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हर एक प्रोडक्ट का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, राइट? और वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशो में आप कौन सी कॉस्ट को बांटोगे? यस, ये जो कॉस्ट है, ये जॉइंट कॉस्ट को आप 571,200 जो आपकी जॉइंट कॉस्ट है, आप इसको ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप आंसर देखेंगे गाइस, यहां पर ये देखिए, एवरीबडी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 into 2, मतलब ये आपको टोटल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मिल गया। आपने क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस किया तो आपको टोटल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मिल गया। अब आपने अपनी जो कॉस्ट थी, जॉइंट कॉस्ट, अपनी जॉइंट कॉस्ट कितनी थी? आपकी जॉइंट कॉस्ट थी 571,200। आपकी जॉइंट कॉस्ट थी 571,200। आपने ये जॉइंट कॉस्ट को ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैन यू सी दिस? जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन बेस्ड ऑन 3, तो आपको ये मिल गया, ये आपको आ गया आपका कॉस्ट। अब आपने ये कॉस्ट को अपनी टोटल क्वांटिटी के साथ पहले डिवाइड कर लिया जिससे आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाए। यस, तो अगर आप देखेंगे ये वाले केस में 78,000 डिवाइड बाय 10,000 7.8, या ऐसा आपने हर एक का किया और आपको पहले तो कॉस्ट पर किलो मिल गया, और जैसे आपको कॉस्ट पर किलो मिल गया आपने वो कॉस्ट पर किलो को अपने क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर कर आपको अपनी क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? यस और नो? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशो में आपने जॉइंट कॉस्ट को बांटा और फिर जॉइंट कॉस्ट को पहले टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर कर कॉस्ट पर किलो निकाल लिया और फिर जितना भी किलो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में है उससे मल्टीप्लाई कर कर आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई। परफेक्ट? श्योर अबाउट दिस? एवरीबडी? बढ़ जाओ आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। और क्या कह रहा है क्वेश्चन 18? इस क्वेश्चन 18 में आपको 3 चीजें दी है उसने, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एनआरवी, और वो बस इतना ही कह रहे हैं कि AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। अब पहले मेरे को बताओ AS2 क्या कहता है? AS2 कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या वो रिप्लेसमेंट बोलता है क्या इसमें? नहीं। तो कहना है इससे ये जो डब्बा है ये हमें सिर्फ क्या दिया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें सिर्फ कौन सी 2 चीजों को कंपेयर करना है? कॉस्ट को और एनआरवी को कंपेयर करना है। तो ए में बताइए कौन सा छोटा है? यस 18,500। बी में कौन सा छोटा है? यस एनआरवी। और सी में कौन सा छोटा है? यस 25,000। सो कहना है इससे मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रहेगी? मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू रहेगी 18,500 प्लस 32,000 प्लस 25,000 which comes to 75,500। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो कॉलम था वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमें तो कंपेयर किसको करना है? कॉस्ट को और
एनआरवी को, लाइन बाय लाइन जाएंगे, जो जिसका कम रहेगा हम वो लेते जाएंगे और लास्ट में फिर उसकी टोटल ले लेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 19 कहता है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट है एक्स, जिसमें रॉ मटेरियल है 120, वेजेस है 80, ओवरहेड्स है 50 और टोटल कॉस्ट ऑफ एफजी बनता है, टोटल कॉस्ट ऑफ एफजी बनता है 250 रुपीज, राइट? नाउ ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 275। लो बोलो, अब आप समझ गए ये कहां पर जा रहा है। तो ऐसा तो एफजी की कॉस्ट है 250, लेकिन ऐसे एफजी की सेलिंग प्राइस है 275, राइट? नाउ ये तो क्लियर हो गया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट या रियलाइजेबल वैल्यू इज 110, तो क्या हमने रॉ मटेरियल को 110 पर वैल्यू करना चाहिए? इसका मतलब अब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि हम रॉ मटेरियल को 120 पर वैल्यू करें या फिर उसकी रिप्लेसमेंट एनआरवी जो है 110 पर वैल्यू करें। बताइए आप किस पर वैल्यू करेंगे? क्या लगता है आपको किस पर वैल्यू करना चाहिए? यस यस, यू आर राइट। हमने उसको 120 पर ही वैल्यू करना चाहिए, हमने उसको उसकी कॉस्ट पर ही वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो जिस एफजी में जा रहा है वो एफजी अपनी कॉस्ट से ज्यादा रिकवर कर सकता है। तो ऐसे रॉ मटेरियल को हमने 120 पर ही वैल्यू करना चाहिए, ना कि उसे 110 पर। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब 1-2 लाइनर उसका आंसर है, आप देख सकते हैं। द मटेरियल नीड नॉट बी रिटन डाउन, कोई जरूरत नहीं है रिटर्न डाउन करने की, बिकॉज वो अपनी कॉस्ट से ज्यादा बिक सकता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का समझ में आया क्या? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अब यहां पर दो चीजें हैं गाइस, रॉ मटेरियल भी है और एफजी भी है, और आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम थोड़ा रॉ मटेरियल पर चर्चा कर ले। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग है 1100, जिसकी कॉस्ट है 11,000, राइट? इसका मतलब आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल है 1100 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 11,000। इसका मतलब मैं बोल दूं 10 रुपीज का एक है, राइट? और आपने और रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना? 10,000। कितने में? 1 लाख। ओके, आपने और 10,000 परचेज किया, कितने में? 1 लाख। गाइज इसका मतलब कहना है परचेज की कॉस्ट भी 10 रुपीज पर यूनिट है। अरे यस और नो? परफेक्ट। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 900। गाइस अब मेरे को थोड़ा कॉमन सेंस यार, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए का है और मेरा परचेज भी 10 रुपए का है, तो कॉमन सेंस मेरे पास पहले का माल भी 10 रुपए का है, मैंने करंट ईयर में भी 10 रुपए का खरीदा है, तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कौन सी वैल्यू का रहेगा? 10 रुपए का ही रहेगा। यस राइट है, 10 रुपए का ही रहेगा ना। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 900, कॉमन सेंस 10 रुपीज ओनली। यस, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बिकॉज वैल्यू ही तो निकालना है हमें। तो हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं पहले ये तो देख लें। तो 1100 प्लस 10,000 माइनस 900, आपने 10,200 यूनिट्स की पूरी कैलकुलेशन हो रही है।
क्लियर है? 10,200 यूनिट्स की पूरी कैलकुलेशन है और ऐसे हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 10 रुपए का है। बट अभी आगे हम उसे 10 रुपए पे वैल्यू करेंगे या कुछ और पर हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है रॉ मटेरियल की वैल्यू किस पर डिसाइड होती है कि क्या उसका एफजी उसकी कॉस्ट से या उसके ऊपर बिक सकता है या नहीं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या आपको ये अभी तक यहां तक इतना क्लियर हो गया कि आप जो है 10,200 यूनिट्स पर काम कर रहे हो और रॉ मटेरियल ऐसे आपकी कॉस्ट है 10 रुपए, हम आगे देखेंगे हम उसे 10 रुपए पर वैल्यू करेंगे या किसी और पर। श्योर? मैं रब कर रहा हूं अब इसको नाउ। तो इतना हमने अभी तक कैलकुलेट किया कि ये पूरा प्रोडक्शन जो है वो कितने यूनिट्स का चल रहा है। वो पूरा प्रोडक्शन जो है वो, मैं यहां पे लिखता हूं, पूरा प्रोडक्शन जो है वो 10,200 यूनिट्स के लिए चल रहा है और ये समझ में आ गया है कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो तो है 10 रुपए। ठीक है, अब चलिए हम एफजी की कॉस्ट निकालते हैं। यस और नो? तो एफजी की कॉस्ट में सबसे पहले आपको तो पता चल गया कि रॉ मटेरियल ही लग रहा है आपको 10 रुपए का, राइट? फिर आपके पास लेबर है और आपने लेबर पर कितना खर्चा किया है? 76,000। लेकिन ये पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो चल रही है वो 10,200 की हो रही है, राइट? गाइस यहां पर जो आपके क्वेश्चन में जो लेबर दिया है वो देयर इज अ मिस्टेक इन द लेबर, प्लीज रेक्टिफाई। ये जो लेबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, एक मिनट, यस ये जो लेबर है ये 76,500 है। प्लीज यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये 76 नहीं है 76,500 है। प्लीज मेक अ चेंज, राइट? नाउ कमिंग बैक, सो लेबर आपका जो है वो है 76,500 और आपकी पूरी एक्टिविटी जो चल रही है वो 10,200 यूनिट्स की चल रही है। तो 76,500 डिवाइड बाय 10,200 इट कम्स टू 7.5। परफेक्ट, लेबर आ गया आपका। नेक्स्ट ओवरहेड्स है और फिक्स ओवरहेड्स है, राइट? और आपको मालूम है फिक्स ओवरहेड्स कितना है आपका? 75,000। और आपको मालूम है हम लोग पार्ट 1 में भी देखा, पीछे भी क्वेश्चन में देखा, फिक्स ओवरहेड्स जो है वो जो आप जितना नॉर्मल यूनिट एक्सपेक्ट किया उसके हिसाब से होता है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल यूनिट जो है वो 15,000 है, तो उसके हिसाब से आप एब्जॉर्ब करते हो। तो 75,000 डिवाइड बाय 15,000 इज 5 रुपीज। सो आपकी टोटल कॉस्ट आती है 22.5। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एफजी, राइट? लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है भैया कि आपका फिनिश गुड्स सिर्फ और सिर्फ 20 ही रुपए में बिकेगा। इसका मतलब क्या आपका फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है? नहीं। तो बात क्लियर हो गई, जब भी हमारा फिनिश गुड्स हमारी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकता, हम रॉ मटेरियल को 10 रुपए जो कि उसकी कॉस्ट है उस पर वैल्यू करेंगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे? किस पर वैल्यू करेंगे बताइए? ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपए और यहां पर आप देख सकते हैं उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है 9.5। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम रॉ मटेरियल को 10 रुपए पर वैल्यू करेंगे या 9.5 पर वैल्यू करेंगे? यस, हम उससे वैल्यू करेंगे 9.5 पर, बिकॉज यहां पर हमने फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल कर देखी और कॉस्ट आ रही है 22.5, जबकि वो रिकवर उसकी जो सेलेबल वैल्यू है वो सिर्फ 20 है, विच इज लेस देन द कॉस्ट। तो ऐसे समय पर हमें हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है उसको हमें 9.5 पर वैल्यू करना पड़ेगा रादर देन 10। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? I hope you are clear. I'm solving every question on the screen, even though the solutions are there, but still it makes sense because मेरा solving करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्लियर है? श्योर? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, तो ये सोल्यूशन है बट हमने उसको बहुत अच्छी तरह से देख लिया कि 9.5 पर ही हम उसे वैल्यू करेंगे, 10 पर हम वैल्यू नहीं करेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं 40 लाख के और टिल द एंड 75% तो बिक भी गया, ठीक है। अब कंपनी कह रही है कि हमें उसे 10 लाख पर बताना है हमारे क्लोजिंग स्टॉक को, और एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि वो 11 लाख में बिकेगा, जिसमें हमें 10% कमीशन देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है आप बताइए करेक्ट वैल्यू क्या रहनी चाहिए। चलिए तो हम बता देंगे। अब सबसे पहले एज पर AS2 हम किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, राइट। अब 40 लाख का माल था जिसमें से आपने 75 तो बेच दिया, तो 25% बच गया। तो पहले तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख, राइट, जिस पर कंपनी को वैल्यू करना है। लेकिन हमें मालूम है कि इट इज नॉट ओनली कॉस्ट बट कॉस्ट और NRV। अब NRV का फॉर्मूला क्या है? NRV का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट टू सेल। सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 11 लाख माइनस द कॉस्ट टू सेल। व्हाट इज द कॉस्ट टू सेल? 10%। 11 लाख का 10% कितना होता है? 1.1 लाख। तो 1.1 लाख लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.9 लाख हो गया। तो बताइए 10 लाख पर वैल्यू करोगे कि 9.9 लाख पर? कॉस्ट पे करोगे या NRV पर? यस, NRV पर। सो द करेक्ट आंसर इज हम उसे 10 लाख पर नहीं 9.9 लाख पर सॉल्व करेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट। अब ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है, छोटा सा क्वेश्चन है बट वर्थ इट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक कंपनी है जो विंडमिल इक्विपमेंट्स बनाती है, विंडमिल टॉवर्स बनाती है, एज पर द डिजाइन एंड ड्रॉइंग्स ऑफ कस्टमर। मतलब पहली बात तो कस्टमाइजेशन है, आप कस्टमर के हिसाब से बनाते हो, आप स्टैंडर्डाइज नहीं बनाते हो कि आप किसी को भी चिपकाओ, कस्टमर जैसा कहता है आप वैसा बनाते हो। रूल कहता है लेकिन लिक्विडिटी क्रंच होने के कारण कस्टमर ने अब पोस्टपोन कर दिया और बोला कि आगे डिलीवरी भी देना बंद कर दो, मुझे माल नहीं चाहिए। अब आपको पूरा प्रोडक्शन सस्पेंड करना पड़ रहा है। आपने अपनी बैलेंस शीट में देखा तो पता चला कि आपका डेटर बैलेंस है 75, मतलब पहले से आपको 75 लाख लेना है। फिनिश गुड्स है उसके रिलेटेड 120 लाख, मतलब ऐसे गुड्स जो हमने उसके लिए बनाकर रेडी रखे हैं, और ऐसे कुछ गुड्स जो अभी हम बना रहे थे विच इज 97 लाख। अब अचानक से हमें पता चला कि वो कस्टमर जो है वाइंड अप हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब ऑडिटर कह रहे हैं हमारे कि आपको प्रोविजन पास करना पड़ेगा 292 लाख का, 292 लाख का प्रोविजन पास करना पड़ेगा, और 292 लाख इज द टोटल ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू डेटर, FG और WIP। क्वेश्चन कह रहा है आप बताइए क्या हमारे ऑडिटर जो हमें कह रहे हैं वो सही है या गलत है? जो हमारे ऑडिटर हमें कह रहे हैं कि आपको पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा, आपको डेटर्स भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, आपको FG भी राइट ऑफ करना पड़ेगा और आपको WIP भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्या हमारे जो ऑडिटर हमें कह रहे हैं वो सही है? क्या लगता है आपको? अब गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्लियर कहा जा रहा है कि हमारा कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट में केसेस आ गए हैं और अब वो नहीं चुका पाएगा। तो ये क्लियर है कि अब तो हमें हमारे पैसे मिलने से रहे। क्लियर है एवरीबडी? तो हमारा ये जो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस है 75 लाख का, वो तो भैया गया, वो तो उड़ाना पड़ेगा। ये क्लियर है, हमारे ऑडिटर उसके रिलेटेड सही है कि अब जबकि डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला है आपको उसको राइट ऑफ कर देना पड़ जाएगा। क्लियर है? अब बात रही FG और WIP की, जो कि AS2 के अंदर आता है, राइट। अब AS2 मैं बहुत बार कह दिया, AS2 कहता है कि आप उसे वैल्यू कीजिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब इसकी कॉस्ट तो हमें पता है 120 प्लस 97, राइट। मेरे ख्याल से कुछ 217 आ रहा है, राइट। आप भी अपने कैलसी पे कर लीजिए 217। अब इसके NRV क्या हो? तो गाइस ये यहां पर स्टेटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एज पर द डिजाइन ऑफ कस्टमर।
मतलब ये कस्टमर के लिए कस्टमाइज था, ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं था कि हम ये किसी और दूसरे कस्टमर को बाद में बेच दें। और जबकि ये कस्टमाइज था और यही कस्टमर उसे यूज कर सकता था, अब तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज हम ये किसी दूसरे कस्टमर को नहीं बेच सकते। सही है या नहीं? तो गाइज, एज पर सोल्यूशन, एज पर अंडरस्टैंडिंग, अब जो ये आपने विंडमिल टॉवर्स बनाए आधे टुकड़े या जो बन के रह चुके, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जबकि हमें मालूम है कि AS2 कहता है विच एवर इज लोअर, हमें विंडमिल को और WIP को, FG और सबको उड़ाना पड़ेगा। हमारा ऑडिटर सही कह रहा है, हमें 292 lakhs का प्रोविजन पास कर देना पड़ेगा बिकॉज NRV 0 है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? हाँ, आप सोल्यूशन में ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये विंडमिल टॉवर आप भंगार में बेच पाओ और आपको समझ लीजिए भंगार के भाव पर, किलो के भाव पर अगर कुछ पैसे आते हैं तो आप उस वैल्यू पर उसको बता सकते हो। लेकिन हम कुछ अज्यूम नहीं करते गए। इस क्वेश्चन को पढ़कर ये क्लियर होता है कि ये कस्टमाइज था और अब कस्टमर जबकि इसको यूज नहीं कर सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे। श्योर? तो डेटर हम क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि उससे पैसे नहीं मिलने वाले। और FG और WIP क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि उससे हम वो कोई चीज जो है वो काम की नहीं रही। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भैया वी आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, और आपने एक प्रोटोटाइप सिस्टम कस्टमर के लोकेशन पर इंस्टॉल कर रखा है ये चेक करने के लिए कि एक्सेप्टेंस मिलता है कि नहीं। मुझे मालूम नहीं आपको प्रोटोटाइप पता है कि नहीं। प्रोटोटाइप एक शॉर्टर वर्जन होता है और हम वो क्लाइंट के पास सेटअप करते हैं। हम क्लाइंट के लिए कोई चीज बना रहे हैं और वो क्लाइंट के पास प्रोटोटाइप इसलिए सेटअप किया जाता है क्योंकि क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेट करता है, उसको यूज करता है और उसमें उसको प्रॉब्लम्स जैसे जैसे आते हैं, उसको कुछ नए सजेशंस देना हो तो वो हमें देता है और हम उस सजेशंस को हमारे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इंकॉर्पोरेट करते चलते हैं और उसको बार बार अपडेट करते रहते हैं। तो अब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्लाइंट के लिए और हमने वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट के यहाँ पर सेटअप कर रखा है। हमारी कंपनी का चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि हमने इस प्रोटोटाइप जो कस्टमर लोकेशन पर सेटअप किया है उसे कैपिटलाइज करना चाहिए और उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए। आप बताइए क्या कंपनी की ट्रीटमेंट सही है? क्या कंपनी उसे AS2 की तरह बताए या AS10 की तरह? अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना स्टूपिड क्वेश्चन है, मतलब ये अकाउंटेंट जो है मुझे लगता है इसके कितने अटेम्प्ट लगे होंगे गॉड नोस। ये अकाउंटेंट कह रहा है कि हमने जो प्रोटोटाइप सिस्टम बनाया है हमारे क्लाइंट के लिए हम उसे कैपिटलाइज करें और उस पर डेप्री चार्ज करें। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम उसे हमारा फिक्स असेट ट्रीट करें। मेरे को बताइए कौन से एंगल से वो हमारा फिक्स असेट है? गाइज, हमने प्रोटोटाइप सिस्टम बनाया है किसके लिए? हमारे लिए या क्लाइंट के लिए? क्लाइंट के लिए। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, राइट? हम सॉफ्टवेयर बनाकर क्लाइंट को बेचते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा फिक्स असेट हुआ या इन्वेंट्री हुआ? इन्वेंट्री। तो हम उसे AS10 के हिसाब से बताएंगे क्या AS2 के हिसाब से? AS2। क्या हम उसे फिक्स असेट बता सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं? नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें क्या दिमाग लगाना था। हम जब कभी कोई प्रोटोटाइप सिस्टम बना रहे हैं तो उस पर डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं? कहना इसे क्लाइंट के लिए वो फिक्स असेट होगा। जब क्लाइंट उस पूरे सिस्टम को अपने कंपनी में अडॉप्ट करेगा, डिपेंड की वो क्या है, टैंजिबल है इंटैंजिबल, तो क्लाइंट उसे अपने बुक्स में, अगर वो एक टैंजिबल असेट है तो AS10 और अगर इंटैंजिबल असेट है तो AS26 के हिसाब से बताएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? सो दिस इज व्हाट इट इज। आप देखेंगे तो सोल्यूशन में भी उन्होंने सब लिखा है। सोल्यूशन में भी दे हैव स्टेटेड कि इट इज नॉट अ फिक्स असेट एंड हेंस नो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज। सो कैपिटलाइजेशन इज नॉट करेक्ट।
It is set up on a sale on goods on approval, and therefore it's an inventory. It is not a fixed asset. Clear है? Sure about this? पक्का? चलिए. Okay, guys. Question 24 is delete. आप उसमें printing mistakes है, तो please delete question number 24. जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए अपने बुक से. क्वेश्चन नंबर 24. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 अगेन अ रिपीट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25 हमें कह रहा है कि बताइए कि हम कौन से इस पर हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू करें, और उसने हमें हर एक की हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी बताई है. तो फटाफट से देख लेंगे. बताइए पी को कौन सी इस पे वैल्यू करेंगे? यस 4,75,000. क्यू को 9,80,000, आर को 2,89,000, एस को कोई भी ले लीजिए, और टी को 1,60,000. तो जो मैंने टिक किया है हम उसकी क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर हम हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? बढ़ जाऊं आगे? चलिए. अब क्वेश्चन नंबर 26. वेरी नाइस, वेरी सिंपल. ये सीए फाउंडेशन में भी होता है, हम सीए फाउंडेशन में भी इसको करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एबीसी इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मिल्क, और उसके पास सेल्स दिया हुआ है हमें, सॉरी, और ओवरहेड्स हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है, और आपने 2 बार परचेस किया है. क्लोजिंग में आपके पास 1,30,000 है, और आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो. तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक पहले बताना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर अंत में प्रॉफिट. 3 चीजें बतानी है. तो चलिए हम फटाक से समझें. अब मेरे को बताइए पहले से आपके पास ओपनिंग में कितना लीटर्स था? सो आपके पास ओपनिंग लीटर्स थे 1 लाख एट 15 रुपीज, राइट? फिर आपने परचेज किया एक जून 1 को और जून 30 को. जून 1 को आपने 2 लाख लीटर्स परचेज किए 14.5 में, सॉरी 14.25, और जून 30 को आपने 1 लाख लीटर्स परचेज किए एट 15.15 रुपीज पर लीटर. क्लियर है? अब क्वेश्चन हमें पहला पार्ट पूछ रहा है कि आप इन्वेंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ. गाइस अब हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं फीफो. तो बताइए फीफो में आप पहले किधर से माल निकालोगे? ओपनिंग में से कि 30 जून में से? यस, ओपनिंग में से. अब मेरे को बताया गया है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में, आप देखिए यहां पर 1,30,000 लीटर्स है, राइट? तो ये 1,30,000 लीटर्स कौन से माल का पड़ा होगा? यस, कहना है से ये 1 लाख तो पूरा का पूरा है मेरे पास, और ये जो 2 लाख है इसके अंदर का 30,000 लीटर्स मेरे पास रहा होगा. श्योर अबाउट दिस? क्योंकि फीफो में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो लास्ट के माल का ही बचा होगा, और जबकि मेरे पास 1,30,000 लीटर्स है तो 30 जून का 1 लाख और 1 जून का 2 लाख में से 30,000 लीटर्स बच गया होगा. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब निकालनी हो, अगर अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30,000 इंटू 15.15 प्लस, सॉरी, 30,000, अरे यार इट वॉज राइट, 15.15
and sorry wait from the start, किधर गया वो, हाँ, so 1 lakh liters into 15.15 plus 30,000 liters into 14.25, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आप अपने कैलसी पर इसको मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर आता है, मैं भी कर रहा हूं कैलसी पर, और 30,000 इंटू 14.25, सो आपका आंसर आता है 1942,500। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सो इस तरह से आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई विच इज 19,42,500। श्योर अबाउट दिस? पक्का ना? अब हमें सेकेंड बिट क्या पूछा है उन्होंने हमें सेकेंड बिट पूछा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमें मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग की वैल्यू क्या है, ओपनिंग की वैल्यू है 1 लाख इंटू 15, दैट इज 15 lakhs प्लस टोटल परचेस। कौन सा परचेस? ये वाला और ये वाला। तो टोटल परचेस की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ रहा है टोटल परचेस की वैल्यू? टोटल परचेज आ रहा है 43,65,000। क्लियर है? लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी निकाला था, क्या था क्लोजिंग स्टॉक? 1942,500। सही है? तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 39,22,500। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? और थर्ड चीज उन्होंने हमें क्या पूछी है? थर्ड चीज उन्होंने पूछी है आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। सो प्रॉफिट इज सेल्स। व्हाट इज द सेल्स? 47,25,000 माइनस, अभी आपने निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 39,22,500 एंड माइनस जनरल ओवरहेड जो ऊपर दिया है, दिख रहा है ये खर्चा, 1,25,000। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? वेरी सिंपल एवरीबडी। क्लियर है? श्योर? बढ़ू आगे? चलिए, ये सोल्यूशन था, वो हमने तो पूरा ही सॉल्व करके बता दिया, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू नाउ। क्वेश्चन 27, अ वेरी सिंपल और रिपीट क्वेश्चन। इट सेज इसकी कॉस्ट है 150 और रिप्लेसमेंट वैल्यू है 130, और इस जो फिनिश गुड में ये जा रहा है, जिस फिनिश गुड्स में ये यूज होगा उस फिनिश गुड्स में और 60 रुपीज लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहता है आप बताइए अगर 210 पर बिके, 190 से नीचे बिके या 200 पर बिके, तो हमने उसको कौन सी वैल्यू पे लाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये हमने बहुत बार कर लिया। अब तो रॉ मटेरियल की वैल्यू है 150 और दूसरे कॉस्ट लगने वाले हैं 60। दूसरे कॉस्ट लगने वाले हैं 60, तो टोटल कितना हो गया? 210। अब आपको उन्होंने 3 सिनारियो दिए हैं और आपको कहा है कि तीनों सिनारियो में बताइए कि कितने पे बिकेगा, राइट? तो एक सिनारियो हो सकता है कि वो बिक जाए 210 में, एक सिनारियो है लेस देन 190, और एक सिनारियो है कि वो 200 में बिके, राइट?
अब बताइए अगर 210 में बिक रहा है तो क्या वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है? हाँ, तो आप रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करोगे? उसकी कॉस्ट पे ही। अगर वो लेस देन 190 पे बिक रहा है तो क्या वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है? नहीं, तो आप अब उसको आप किस पे वैल्यू करोगे? यस, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पर। और अगर वो 200 में बिक रहा है तो आप उसकी कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे? 200 पर भी बिक रहा है तो इट इज स्टिल नॉट रिकवरिंग इट्स कॉस्ट, सो वी विल रिकॉर्ड इट एट 130 ओनली। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का पक्का एवरीबडी? ये रिपीट क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसे सम्स किए, अब आपको समझ गया कि रॉ मटेरियल की वैल्यू कैसी निकाली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, (28). अब 28 कहता है कि हमने हमारे क्लोजिंग स्टॉक को ये वैल्यू पे बताया है, आप बताइए सही है या गलत। और उसमें दो इन्वेंट्री है, एक शर्ट और एक ट्राउजर्स, राइट? तो देखते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है 350 शर्ट्स हैं जिसकी कॉस्ट है 380। हम नॉर्मली तो 750 में बेचते हैं, लेकिन डिफेक्ट होने की वजह से अब हम उसे 50 रुपए ऑफ सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे और बेचने का खर्चा भी 5 रुपए तो आने वाला है। तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम शर्ट्स का कर लेंगे, ठीक है? तो शर्ट की कॉस्ट क्या है? 350 शर्ट्स इंटू 380 बराबर कितना होता है ये? 1,33,000। अब इसकी एनआरवी अगर हम निकालें तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस रहेगा 350 इंटू 750 इंटू 50%, बिकॉज उन्होंने कहा है हम 50% सेलिंग प्राइस पे ही बेचेंगे। और बेचने का भी खर्चा कितना है उसमें? बेचने का खर्चा ऊपर से और 5% है। तो पहले तो 350 इंटू 750 इंटू 50%, विच इज 131,250 माइनस उसका 5% कितना होता है? सो इसका 5% होता है कुछ 6563, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। सो नेट कितना आएगा? सो नेट आएगा 131,250 माइनस 6563, सो दिस कम्स टू 124,687। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अब मेरे को बताइए आप कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 1,33,000 या 124,687? यस, 124,687 पर वैल्यू होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि शर्ट की वैल्यू होगी 124,687। ये उसकी वैल्यू रहेगी बिकॉज एनआरवी कॉस्ट से कम है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ ट्राउजर्स। अब ट्राउजर्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखना है। चलिए अब हम ट्राउजर्स पर फोकस करेंगे। तो बताइए इसकी कॉस्ट क्या है? सो 700 ट्राउजर्स इंटू 520 कितना होता है? तो 700 इंटू 520 कम्स टू 36,400। और अब इसकी एनआरवी निकालें तो ये कहता है कि ऐसे तो सेलिंग एक्सपेंस टोटल 3,800 रहेंगे और एक एक ट्राउजर 950 में बिकेगा, ठीक है? तो पहले तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? 700 ट्राउजर्स इंटू 950 विच कम्स टू 700 trousers into 950, this comes to 665,000 minus selling expenses, which is 3,800। तो वो कितना आता है? माइनस 3,800, 661200। अब मुझे बताइए हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे या एनआरवी पर? यस, कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। क्लियर है एवरीबडी? तो यहां पर आएगा 364,000
0। क्लियर है? अब जरा 2 मिनट हम इसकी टोटल ले लें, शर्ट्स की और ट्राउजर्स की जो भी टोटल वैल्यू है उसकी हम टोटल करके एक बार देख लेते हैं कि क्या उसने सही वैल्यू किया है या नहीं किया, राइट? तो 124,687 शर्ट का है और ट्राउजर का 364 है, तो ये टोटल कितना हो गया? सो 124,687 प्लस 3,64,000, सो 488,687. एक मिनट, there's a blunder that I've made, it seems. Wait a minute. Yes. ओके, राइट। सो हम लोग इसको डायरेक्ट टोटल से कंपेयर नहीं करेंगे। कारण यह है कि यहां पर क्वेश्चन में क्लियर बोला है द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड, द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड बोला है, और इसका मतलब है कि शर्ट और ट्राउजर को छोड़कर और भी दूसरी आइटम्स है। तो समझने वाली बात ये थी कि ये जो शर्ट्स का आपने जब कैलकुलेट किया था तो इसकी कॉस्ट आ रही थी 1,33,000 और इसकी एनआरवी आ रही थी 124,687, राइट? हमने शर्ट्स के केस में इसे कॉस्ट पर ना वैल्यू करते हुए एनआरवी पर वैल्यू किया है, राइट? हमने इसको एनआरवी पर वैल्यू किया है। तो हमको क्लियर है कि शर्ट के केस में तो हमें राइट ऑफ करना है, कितने एक्सटेंड का राइट ऑफ करना है? 8313 का राइट ऑफ करना है। लेकिन ट्राउजर्स के केस में हमने एनआरवी पर रखा था या कॉस्ट पे रखा था? उसको तो कॉस्ट पे रखा था। इसका मतलब ट्राउजर्स में कोई इश्यू नहीं है, हमें सिर्फ शर्ट में राइट डाउन करना पड़ेगा। कितने का? 8313 का हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब रूल कहता है कि अगर आपने जो कॉस्ट बताई है, आपने जो कॉस्ट बताई है, कितनी कॉस्ट बताई है टोटल? आपने टोटल कॉस्ट बताई है 956,700, तो उसमें से जो शर्ट के लिए आपने जो राइट डाउन किया 8313, उतना राइट डाउन कर कर आपको सही वैल्यू पर अपने माल को बताना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? सो 956,700 minus 8313, this comes to 948,387। इस पर आपकी वैल्यू रही। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से यहां पर बता दूं। ध्यान से देखिए, आप सोच रहे थे कि नॉर्मल प्रोडक्शन आपका 50,000 होगा और खर्चे जो होंगे वो 5 लाख होंगे, राइट? लेकिन 3 सिनेरियोज हैं, एक समझो 42 बना, एक 50 बना और एक 60 बना। तो आप क्या करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर हमने पहले ही बता दिया हुआ है, यह मैंने आपको सॉल्व कर कर पार्ट 1 में बताया था। पहले तो आपने सोचा कि आपका 5 लाख है और आप नॉर्मली 50,000 बना लोगे, तो आपने सोच लिया कि 5 लाख डिवाइड बाय 50,000, 10 रुपए पर यूनिट जो आपकी रिकवरी कॉस्ट रहेगी। अब हम एक एक सिचुएशन को देखेंगे। आपका नॉर्मल है 50,000 और एक्चुअल है 42, राइट? तो रूल कहता है जब आपका एक्चुअल नॉर्मल से कम हो तो आप 10 रुपए के हिसाब से ही चार्ज करेंगे। तो 42,000 इंटू 10 कितना हुआ? 4,20,000। बट आपका तो खर्चा 5 लाख हुआ है। हाँ, तो जो बचा हुआ 8,000 है वो आप पीएनएल में लेके जाएंगे। क्लियर है? श्योर? जब आपने सोचा 50,000 और हुआ 50,000 तो 10 रुपए के हिसाब से होगा और 5 लाख ही जाएगा, और आपने 5 लाख ही खर्चा किया था और 5 लाख आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है। अब रूल कहता है अगर नॉर्मल 50,000 हो और एक्चुअल 60,000 हो, तो गाइस अगर हम 10 रुपीज के हिसाब से जाएंगे तो 60,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 6 लाख। जबकि आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 5 लाख। तो क्या हम 6 लाख कर सकते हैं? नहीं। तो रूल कहता है जब एक्चुअल नॉर्मल से ज्यादा हो तो आपको रिवाइज रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिवाइज रेट।
और रिवाइज रेट रहेगा 5 lakhs डिवाइड बाय एक्चुअल, जो कि आ रहा है 8.33, और जब आप 60,000 इंटू 8.33 करेंगे तो आपका बराबर रिकवर कॉस्ट 5 lakhs होगा, विच इज इक्वल टू योर एस्टिमेटेड कॉस्ट। श्योर अबाउट दिस? ये आप एक बार मेरे पार्ट 1 में भी देखिए, मैंने आपको तभी भी इसको ये समझाया था कि फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कैसे किया जाना चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कहता है, क्या इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री? Now they will confuse you. Interest on custom duty, guys. Irrespective of ये कौन सा भी हो, the answer will always be no. Interest cannot be included in the inventory valuation. उन्होंने आगे कहा it can be capitalized only if A16 permits. अभी हमारा A16 नहीं हुआ है, हमारा जब A16 होगा तो हम देखेंगे इसको, तो अभी बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, अभी सिर्फ इतना फोकस कीजिए। आपको मालूम है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, अब ये वाला भी मैंने आपको पार्ट 1 में एग्जाम्पल के तौर पे सिखा दिया था कि कंपनी परचेज केमिकल्स इन ड्रम्स एंड दे आर नॉट रिटर्नेबल, और उसकी कॉस्ट भी पता नहीं कर सकते, तो क्या ये ड्रम्स AS2 की डेफिनेशन में इन्वेंट्री माना जाएगा? तो याद है आपको मैंने क्या कहा था, 2 चीजें होती है, एक होता है एम्प्टीज, ये पार्ट 1 में सिखाया है, और एक होता है पैकेजिंग मटेरियल। यहां पे ड्रम क्या है, एम्प्टीज है या पैकेजिंग मटेरियल है? यस, एम्प्टीज है। और क्या एम्प्टीज हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने में? नहीं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है दे आर नाइदर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर दे हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर AS2 डज नॉट अप्लाई टू empties. Drums will not come under the definition of AS inventory. Drum in the sense in this particular case, because यहाँ पर जो drums है वो आपके लिए empties बन रहे हैं। Sure about this? जो कंपनी ड्रम में अपना माल बेच रही है वो उसके लिए वो ड्रम पैकेजिंग मटेरियल होगा। I hope you got this. Sure about this, everybody? And the last question, very important. Last question of AS2. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए मैंने, आपका बहुत समय ले लिया, बट वर्थ इट है। इट सेज कैन इंटेंजिबल असेट्स बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ AS2? तो क्या इंटेंजिबल असेट्स, टैंजिबल नहीं, इंटेंजिबल असेट्स AS2 इन्वेंट्री हो सकता है? तो याद रखना है AS2 की जब मैंने पार्ट 1 में आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने क्या कहा था, AS2 मतलब क्या, ऐसी इन्वेंट्री विच आर, मैंने लिखा था, आप मेरे पार्ट 1 की स्लाइड की पहली 5 मिनट जाकर देखिए, मैंने लिखा था दे आर असेट्स, राइट? मैंने कभी भी ऐसा लिखा था कि दे आर गुड्स? कभी मेरे मुंह से पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा निकला है गुड्स? नहीं। इन्वेंट्री आर असेट्स, और गाइस असेट्स कैन बी टैंजिबल, असेट्स कैन बी इनटैंजिबल, बट ऐसे असेट्स जो AS2 के डेफिनेशन में आए उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या थी, दे आर हेल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या इंटेंजिबल असेट्स इन्वेंट्री हो सकती है? तो हम क्या कहेंगे कि पहली बात तो इंटेंजिबल असेट्स इन्वेंट्री हो सकती है बिकॉज AS2 गुड्स नहीं बोलता, AS2 कहता है इन्वेंट्री आर असेट्स। क्या मैं ऐसा कहूं, अगर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचने का बिजनेस है तो फिर इट इज हेल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर even intangible assets can come under the definition of AS2. Sure about this? पक्का everybody? तो अगर आप सॉल्यूशन को 2 मिनट देख लेंगे तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कह रहा है AS2 does not define inventory as goods, it defines as assets. And if you have a computer softwares which are held for resale, so they will be included in inventory. But yes, again, provided they are held for the purpose mentioned
above in the definition. मतलब आप सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बेचने के लिए यूज कर रहे हो. जैसे मैं ये यूट्यूब के वीडियोस बना रहा हूं तो मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, तो ये सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग इट नॉट फॉर सेल पर्पस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट. तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर इज अ फिक्स असेट, इट इज नॉट एन इन्वेंट्री. जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बेच रही है, फॉर देम इट इज एन असेट एंड इट इज एन असेट विच इज सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो दैट विल come under the definition of AS2. Sure about this, everybody? So that's the end of accounting standard 2. Hope you have understood all the examples. अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए. That's it from my side. Thank you very much. अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए. Thank you very much. AS2, this was sums का part 2. Part 1 is on theory and explanation. Part 2 is on sums. Thank you very much.